गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के ऊपर बात किया था और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के ऊपर। तो आइए हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा है क्या। तो जो आपने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था और वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला था, है ना, Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्चुअली जो हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था, डैट इज़ NaHCO3। आपने देखा होगा कि बीच में एक NaHCO3 का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास क्या था, आपके पास था ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या था हमारा, तो ये था आपका NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इसको अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराइए अलॉन्ग विद पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब ये आप प्रोसेस करिएगा तो इस प्रोसेस से आपको मिल जाएगा NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट अलॉन्ग विथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो दिस सोडियम बाई कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। यही आपका NaHCO3 जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, दिस इज योर बेकिंग सोडा। क्लियर है। तो चलिए, तो इसको हम सिंपली बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको अभी प्रोडक्शन बताया कि आपको सबसे पहले एक ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग NaCl in water, that is aqueous solution of sodium chloride along with ammonia and passing carbon dioxide through the solution, we get sodium bicarbonate NaHCO3 along with NH4Cl is a white fumes। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे white fumes। ठीक है, ये सॉल्यूशन से आपको white fumes मिलेगा, मतलब धुंध मिलेगा, धुआं मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है बेकिंग सोडा का। तो याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये एक्चुअली वाइट क्रिस्टल होता है ना, वाइट कलर का आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, विच आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे स्प्रैंगली वर्ड यूज करें किया हुआ है, इसका मतलब है कि इट इज लेस सॉल्युबल या लिस्ट सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल और लिस्ट सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब हम वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एज अ प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन्ड हो जा रहा था, जिसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल ले रहे थे और फिर उसको हीट करते थे और वहाँ से सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता था। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये बहुत ही स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है और ईजिली हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये आपका माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये क्या कह सकते हैं, इसको नॉन कोरोसिव कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता है ये। ठीक है, नॉन कोरोसिव बेस होता है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन। चूंकि वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल है, इसीलिए वाटर को ये बहुत ही कम अल्कलाइन करता है। एक्शन ऑफ हीट देखिए, तो अगर मान लो हमने NaHCO3 ले लिया और इसके ऊपर हमने हीट का साइन लगा दिया, अगर आप इसको हीट करिएगा तो यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर, है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सवाल, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना। देखो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, हीट किया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और VVI में आप कर लो इसको, यानी कि आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं। जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको 5 स्टार दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप इसको 3 स्टार दीजिए। चलिए, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, चलिए यूज़ देखते हैं। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एंटासिड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटासिड्स मतलब जो ऐसा कोई भी मेडिसिन जो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करे हमारे स्टोमक में, जब एसिड ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एक माइल्ड बेस का काम करता है। और ये क्या करता है, ये एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टोमक में, यानी कि एसिडिटी को रिमूव करने का काम करता है। दूसरी चीज़ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, ये यूज़ किया जाता है इन बेकिंग पाउडर। ठीक है,
बेकिंग पाउडर में हम इसका यूज़ करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर उनको फ्लफ़ी बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और खाने पीने की चीज़ें थोड़ी खास्ता हो जाती है ना। तो याद रखेंगे, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका हम यूज़ खाने पीने की चीज़ों में करते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एज माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको टिक आउट कर लीजिएगा कि बेकिंग पाउडर के अंदर जो एडिबल एसिड होता है, एडिबल एसिड मतलब जिस एसिड को हम खा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही वीक एसिड कह सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, दैट इज़ टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड भी बेकिंग पाउडर का एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विथ वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हम वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट इन डफ मेड फॉर बेकिंग केक्स एंड ब्रेड, then sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid to evolve a carbon dioxide. This carbon dioxide is very useful to make bread fluffy, ठीक है, उनको फ्लफ़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है टार्टरिक एसिड के H+ के साथ कंबाइन करता है, चूँकि आपको H+ कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, तो H+ आपको टार्टरिक एसिड से मिल रहा है, तो H+ के साथ ये कंबाइन करके सोडियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको दे रहा है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड to make bread fluffy, है ना। This carbon dioxide gas produced get trapped in wet duff and bubble out slowly, making the cake bread to rise and become soft and spongy, है ना। यानी कि ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। If however baking powder is not added in the preparation of cake or bread, then the cake or bread obtained will be hard and quite small in size, है ना। जो ब्रेड हम मार्केट में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, तो अगर हम उसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं तो वो जो ब्रेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा नहीं दिखेगा, ना वो आपको बहुत ज़्यादा खास्ता दिखेगा। तो याद ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जब हम बेकिंग पाउडर डालते हैं तो जो ब्रेड का साइज़ है वो इंक्रीज़ कराता है ये, ठीक है, और इसको बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। नेक्स्ट हम यूज़ देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का। देखिए, बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूज़र में करते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्यूज़र एक एपरेटस एक मशीन होता है जहाँ पे जो हम आग पे कंट्रोल पाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो केमिकल होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो सोडा एसिड type fire extinguisher contain a solution of sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid in separate container inside them, ठीक है, एक अलग कंटेनर में यहाँ पे पाया जाता है, अलग कंटेनर में होता है। when the knob of fire extinguisher is pressed, जब हम फायर एक्सटिंग्यूज़र का नॉब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेनर है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्रेक कर जाता है और वो क्या करेगा, और वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स कर जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज़ करता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये नॉन सपोर्टर होता है कंबशन का, ठीक है। द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेस स्ट्रीम ऑफ लिक्विड इन फेल्ड ऑन द बर्निंग सब्सटेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है वहाँ से, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस आग पे कंट्रोल पाने के लिए, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट द लिक्विड फॉर्म इन अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, वो एक ब्लैंकेट का काम करेगा, आग बुझाने का काम करेगा, सब्सटेंस एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन बर्निंग सब्सटेंस। मतलब कि मान लो यहाँ पे आग लग गया, ठीक है, ये फायर यहाँ पे है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके चारों तरफ फैल जाएगा और चारों तरफ फैलने से क्या करेगा, एक ब्लैंकेट का काम करता है। और ये ब्लैंकेट क्या करता है कि बाहर से जो आता हुआ ऑक्सीजन है उसके सप्लाई को ये बंद कर देगा, उसके सप्लाई को ये रोक देता है, ठीक है। तो जिससे कि आग तक तो एयर पहुंच नहीं पाता, और हम लोग जानते हैं कि एयर आपका एक बहुत अच्छा सपोर्टर होता है कंबशन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ये ब्लैंकेट का काम करता है यहाँ पे, इस वजह से ये कांटेक्ट ऑफ एयर को ये ब्रेक कर देता है। तो सिंस द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप्स एंड फायर गेट्स अप एक्सटिंग्यूज। एक्सटिंग्यूज का मतलब होता है फायर को बुझा देना, है ना। तो फायर फाइनली जो है वो एक्सटिंग्यूज हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में देखिए ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है।
अगर आप इसको डिटेल थोड़ा समझना चाहें तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप ऐसे लिख लीजिए, CaOCl और Cl, ठीक है। दिस इज़ योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम का जो डाई वैलेंसी है वो आपका 2 बॉन्ड से, देखो कैल्शियम एक्चुअली 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, एक बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ेगा और एक बॉन्ड से जो है OCl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको हम कह सकते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखिए ब्लीचिंग पाउडर का कैसे करते हैं। जब आप करंट ऑफ क्लोरीन को पास करिएगा सिलेक्ट लाइम के थ्रू तो आपको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप क्लोरीन गैस को इससे पास कराइए तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और साथ में वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर आपका किस तरह का सब्सटेंस होता है, तो ये वाइट पाउडर होता है और बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसके अंदर क्लोरीन का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो स्मेल होता है आपने देखा भी होगा, उसका स्मेल को काफ़ी ज़्यादा उसमें क्लोरीन का स्मेल होता है। फिर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट, है ना। जो भी जब हम उसका छिड़काव करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो क्लोरीन गैस होता है आफ्टर जब हम छिड़क देते हैं तो क्लोरीन गैस वहाँ से धीरे धीरे जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है। जैसी सनलाइट पड़ता है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो आपका लाइम होता है ना, वो आपका लाइम प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जो एक्चुअली में जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो स्मेल होता है वो क्लोरीन के वजह से होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट आपका क्या है, आपका सिलेक्ट लाइम होता है, चूना होता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। चलिए अब आप क्या करिए, ब्लीचिंग पाउडर को H2SO4 के साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराइए तो कैल्शियम अपना सल्फेट बना लेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और साथ में ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर दे देगा, है ना। तो क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। तो वाई ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, बिकॉज क्लोरीन प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच का मतलब होता है साफ करना, है ना, कलर्ड मैटर को डिसकलर्ड कर देना। तो ये आपका ब्लीचिंग एक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो याद रखिएगा क्लोरीन की वजह से वो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज अ ब्लीच काम करता है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज होता है। और क्या होता है यहाँ पे कि जैसे आपके पास जो कलर्ड मैटर है, कलर्ड मैटर जो है इसको क्लोरीन क्या करता है, इस कलर्ड मैटर को कलरलेस बना देता है, कलरलेस बना देता है, इसको ब्लीच कर देता है ना। बिकॉज क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे मैंने नेसेंट क्लोरीन लिया है, नेसेंट का मतलब सिंगल क्लोरीन एटम लिया है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करके ये कलरलेस बना देता है उसको। सम कलर्ड सब्सटेंस टर्न्स इनटू कलरलेस, यहाँ भी देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, टर्न्स कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन। तो जो भी कलर्ड मैटर होता है या वेजिटेबल मैटर होता है उसको ये कलरलेस बनाने का काम करता है। चलिए, एक्चुअली क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। दिस इज़ बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना क्लोरीन को स्टोर करने का भी एक माध्यम है, ठीक है। क्लोरीन आपको स्टोर करना है तो आप ब्लीचिंग पाउडर बना लीजिए, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बना के आप एज अ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, आप स्टोर कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने क्लोरीन को ही स्टोर किया है। चलिए नेक्स्ट में यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, इसको ज़रा समझते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चलिए देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किसी भी वुलन, कॉटन को, लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। क्लोथ्स इंडस्ट्री, कपड़ों को धोने में, लॉन्ड्रीज वगैरह में, ये सब में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सप्लाई वाटर है, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाते हैं हम लोग,
फिर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग वुड अनश्रिंकल, वुल अनश्रिंकल, श्रिंकेबल मतलब जैसे श्रिंकिंग आ जाता है, जैसे वुल है आपका, है ना, उसमें श्रिंकिंग आया, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़न, है ना, तो ये सिकुड़न से भी बचाता है। अनश्रिंकेबल, ठीक है, सिकुड़ता नहीं है, जैसे अगर वुल के अंदर हम इस ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे ना, उसमें सिकुड़न पैदा नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। फिर आइए हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O का मतलब होता है हेमीहाइड्रेट, दिस इज़ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, और इसमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, अभी हम लोग आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फार्मूला मैंने बताया। अब इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, ठीक है, जिप्सम से यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है, और जिप्सम को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, है ना। ये डाईहाइड्रेट का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे लेंगे हम। That is, gypsum is calcium sulfate containing 2 molecules of water of crystallization। हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है वाटर का, that is water of crystallization। Plaster of Paris is prepared by heating gypsum। आप gypsum को हीट कर दो at a temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन इन क्लीन, ठीक है। तो आपने क्या किया, जिप्सम को देखो, जिप्सम को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया और 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बाय रिलीजिंग 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 1 2 1 3 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। या वापस आप इसको 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा तो वापस हमें जिप्सम मिल जाता है। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ दिस, इट लूजेज 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि 3/4 ऑफ द वाटर बाहर चला गया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। याद रखिएगा हीटिंग टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट और पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए तो आप इस जिप्सम को 373 केल्विन पे ही हीट करके आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। हीटिंग शुड बी कंट्रोल्ड, है ना। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी कंट्रोल टू अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर को ना दें। दिस इज बिकॉज इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव इतना, देन ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एलिमिनेटेड, मतलब जितने भी वाटर बचे हुए हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे अगर आप यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप इसको हीट करते हो, ठीक है। तो हीटिंग शुड बी कंट्रोल्ड विद इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आप लेंगे। और अगर यहाँ से सारे मॉलिक्यूल वाटर के बाहर चले गए तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट अकेला बच जाएगा, और इस कैल्शियम सल्फेट को हम लोग कहते हैं बर्न्ट प्लास्टर या डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस इफ हीटिंग इज नॉट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि व्हेन हीटिंग इज नॉट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन व्हाट हैपेंस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिलीजेज ऑल इट्स वाटर मॉलिक्यूल and remain calcium sulfate only, that is anhydrous calcium sulfate which is also called dead burnt plaster। उसको हम लोग dead burnt plaster भी कहते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट आपको जो मिला है उसको हम जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट्स, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट के साथ तो वो आपका जिप्सम होगा, और हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, तो याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये वाइट कलर का पाउडर होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास। जब ये वेट होता है, जब इसके अंदर पानी मिलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट सेट्स इनटू हार्ड मास इन अबाउट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर ही ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने
कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आपने क्या किया, पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ वाटर मिलाया और यहाँ पे जिप्सम सेट एज अ हार्ड मास। अगेन आपको यहाँ पे 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप ले लो तो ये आपका हार्ड मास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ, मतलब मॉइस्चर जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखना है, यानी कि मॉइस्चर से बिल्कुल बचाना है आपको, यानी एयर टाइट कंटेनर आप यहाँ कह सकते हो। मॉइस्चर अगर मिल गया तो फिर वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूजेस देखते हैं, यूजेस कैसे, देखो क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, है ना, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स को स्ट्रेट बनाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए। फ्रैक्चर कहीं पे बोन फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, जिससे कि बोन्स अपने राइट पोजीशन को मेंटेन कर ले, है ना। जब से बोन इधर उधर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको हम एक पोजीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है, टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, ठीक है, करेक्ट हील करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, ठीक है, टॉयज़ को, डेकोरेटिव मटेरियल को, चीप ऑर्नामेंट, सस्ते चीज़ों को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज इन सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस के एयर गैप को टाइट करने के लिए, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ तक ना पहुँच पाए। एयर टाइट कंटेनर अरेंजमेंट्स जो होता है, एयर टाइट अरेंजमेंट्स होता है, उसको तैयार करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, पीओपी को हम लोग यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, है ना, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। बिफोर पेंटिंग देम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट डिज़ाइंस ऑन सीलिंग ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग, यानी कि जैसे हम लोग फॉल सीलिंग होता है, ये फॉल सीलिंग को भी बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है आफ्टर सेटिंग हार्ड मास, और उसके ऊपर फिर हम पेंट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे क्रिस्टल के साथ प्रेजेंट होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने देखा था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक इस कंपाउंड का एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। द सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हमारा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। चाहे आप देख लो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज योर हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट है डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको भी हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड योर ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना। तो सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नॉट फ्री इज अ नॉट फ्री वाटर, याद रखिएगा ये फ्री वाटर नहीं है, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, ये सॉल्ट को वेट नहीं करता है, ठीक है, ये उसके साथ प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट को उसने वेट कर दिया है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स इन देयर शेप एंड इन सम केसेस इम्पार्ट्स देम कलर, है ना। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप देख रहे हो, ये सॉल्ट्स को बेसिकली वो शेप या उसको कलर प्रोवाइड करता है ना, उस सॉल्ट को बेसिकली वो कलर प्रोवाइड करता है। चलिए अब एक्शन ऑफ हीट देखते हैं कुछ सॉल्ट्स का, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप सॉल्ट को हीट करिएगा, जैसे मान लो आपने कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आपने हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया आपने, क्या किया, इसको अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट यानी कि डेड बर्न्ट प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेड बर्न्ट प्लास्टर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली बाहर लूज कर सकता है, ठीक है। द सॉल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कॉल्ड एनाहाइड्रस सॉल्ट। तो इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाहाइड्रस, मतलब जब पानी निकल जाता है कम्प्लीटली उसको हम लोग उस सॉल्ट को एनाहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। द वाटर इज एडेड टू द एनाहाइड्रस सॉल्ट, इट बिकम हाइड्रेटेड वंस अगेन। मतलब जब आप इसको कैल्शियम सल्फेट जो आपने एनाहाइड्रस बना लिया था, इसको आप अगेन पानी मिला दीजिए, तो जैसे ही आप पानी मिलाइएगा तो अगेन ये आपको एज जो प्रीवियस कंपाउंड था वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा,
ठीक है, जैसे मान लो आपने कॉपर सल्फेट .5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया था, आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करके कॉपर सल्फेट बना दिया आपने। तो अभी इनिशियली इसका कलर कैसा था, ब्लू था, और ये कलर आपका नहीं था, इसका कलरलेस था। तो अब क्या करो, आप वापस इसमें वाटर मिला दो। तो जैसे ही आपने वापस इसमें वाटर मिलाया तो ये अगेन अपने कलर को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, वो एक्चुअली वो कुछ शेप या कलर प्रोवाइड करता है आपके ओरिजिनल जो हमारा कंपाउंड है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कंपाउंड्स के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखेगा। जैसे बेरियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला BaCl2.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड .6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे और भी है, कैल्शियम नाइट्रेट है ना, कैल्शियम नाइट्रेट .4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको लाइम सॉल्ट पीटर, लाइम सॉल्ट पीटर भी कह सकते हैं इसको हम लोग। कैल्शियम सल्फेट .2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको हम जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे जो 2 लगा है ना, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कैल्शियम सल्फेट .1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखिए, या आप कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल लिख लीजिए, है ना, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये वाला 2 जो है ना यहाँ पे एज इट इज़ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे CuCl2.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट है CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। फेरस सल्फेट है FeSO4.7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है, अगर वो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ प्रेजेंट होगा, उसको हम इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम लोग पोटैश एलम कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज और वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर वो मोनोहाइड्रेट होगा तो वॉशिंग सोडा पाउडर मिलता है। दिस इज इन क्रिस्टल फॉर्म, दिस इज इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। फिर सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट Na2SO4.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको ग्लोबुलर सॉल्ट बोलते हैं, यानी ग्लोबल सॉल्ट बोला जाता है इसको। जिंक सल्फेट ZnSO4.7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको हम लोग वाइट विट्रियोल भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये कंप्लीट आपका जो सॉल्ट था वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक बच्चों आप लोगों को सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी, और हमारा छोटा सा प्रयास था जिससे कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएँ। आर्या एकेडमी हर समय आप लोगों के लिए तैयार है, आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, और कोटा का जो बेहतरीन एजुकेशन होता है जिससे कि बच्चे रिजल्ट देते हैं, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर जो होता है वो हम लोग देने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से पढ़िए। जो भी बच्चे नीडी हैं उनको ये शेयर करिए इस वीडियो को, और इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।